वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के चौथे अध्याय भारत के विदेश संबंध का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के विदेश संबंध। भारत बड़ी कठिन, विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे, यानी कि यूएनओ का जो स्थापना लगभग उसी समय हुई थी, और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे, नहीं उदित हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने, अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। और स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें से हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। यानी भारत की जो भी विदेश नीति थी उसका अध्ययन भी पिछले अध्याय में कर चुके हैं, या एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगला पॉइंट है, एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा, और इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी सुनाई देती है। एक इम्पोर्टेंट था कि 1950 और 60 के दशक की विश्व राजनीति में भारत दोनों में से किस खेमे में शामिल था या किस गुट में शामिल था। तो क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? तो इसका आंसर था सही, कि भारत बचा भी रहा और किसी भी गुट में शामिल हुए बिना गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का एक हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई जो आंदोलनों पर हुआ, और आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता जो भी दुनिया में थे, और एशिया और अफ्रीका नेता जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का यानी आईएनए का गठन किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत के जो भी नेता थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यरत थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई, और वे प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से लगभग नेहरू जी द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री और मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक उन्होंने देश की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को जो भी बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इसे नव औपनिवेशिकवाद हमले के विरोध में विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की, यानी इस हमले का विरोध किया। और इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर भी आक्रमण किया था। भारत अभी भी विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल हो गया, और इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अगला पॉइंट है, नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे, और नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन कर डाला। जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे, यानी ये बात 1947 के मार्च महीने की है। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी भरपूर प्रयास किए, और भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच जो औपनिवेशिक शासन से शीघ्र मुक्त हो जाए। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की, और चीन में जो क्रांति 1949 में हुई थी, और इस क्रांति के बाद से भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले देशों में शामिल था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस पर सरकार की मदद भी की थी, और भारत चीनी भाई का जो भी नारा वगैरह भी दिया था, पंचशील की सिद्धांत की घोषणा भी की थी। 1957 से 1959 के बीच में चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा किया, और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क भी बनाई। ठीक उसी समय चीन ने 1962 में अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर तेजी से और व्यापक स्टार हमला किया, यानी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा था उस पर। चीन युद्ध से भारत की छवि को विदेशों और देश दोनों जगह धक्का पहुंचा। इस संकट को उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, और नेहरू जी के नजदीक सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI माकपा बनाई और चीन युद्ध में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारा इनके तुरंत बाद ही युद्ध छिड़ गया और 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में एक छाया युद्ध छिड़ गया और बहरहाल यह संघर्ष विराम पूर्ण जो व्यापी युद्ध का रूप नहीं ले सका और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु जल संधि पे 1960 में हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि 1960 में सिंधु जल नदी पे हस्ताक्षर कब किए गए थे संधि पे, तो 1960 में। अगला पॉइंट है, दोनों देशों के बीच में 1965 में कई ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई और इसमें उस समय देश के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में सैनिक हमला किया और अभी भी जो सर क्रीक जो कच्छ के क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो अभी भी विवाद की स्थिति में। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के से इस लड़ाई का अंत हुआ और बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी सेना के जनरल अयूब खान के बीच में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ जो तत्कालीन रूस में था। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई और लेकिन इस युद्ध से भारत को कठिन आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा और भारत पर बोझ बढ़ गया। 1970 में पाकिस्तान के सामने गहरा अंदरूनी संकट खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया और जुल्फिकार अली भुट्टो को पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजय रही, जबकि मुजीबर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसमें जोरदार कामयाबी हासिल की और इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए और 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ है वो वहन करना पड़ा बांग्लादेशियों का। और अगला पॉइंट है, पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 में कि जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अगला है, अमेरिकी पाकिस्तान चीन की दूरी बनते देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ में 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और इस महीने राजनीतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद में 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच में पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों ने जब पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसी सेना ने जो जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। कुछ दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ और भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध घोषित कर दिया और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए और जिससे शांति या अमल की बहाली हुई। अगला है, भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की। आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजनाएं पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधनों जो भी थे वो खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े क्योंकि युद्ध के कारण रक्षा व्यय बढ़ गया था। भारत को अपने सैन्य ढांचे को आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जो थी उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरी 56 से 61 तक थी और तीसरी 61 से 66 तक थी और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजनाओं पर अमल करना पड़ा 66 के बाद में। और चौथी पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से ही प्रारंभ हो सकी क्योंकि 67, 68 और 69 तक 3 साल तक पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक वर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। भारत ने 1974 में मई में परमाणु परीक्षण किया और इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। और साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 में अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया और 1973 में अरब इजरायल युद्ध हुआ था। इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बन रहे थे वो मैंने एक क्विक रिवीजन के रूप में आपको बताने का प्रयास किया। अब ये समय परीक्षा के समय में आपको क्विक रिवीजन का ही है क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाएंगे तो बहुत बड़े वीडियो बन जाएंगे और एक वीडियो में एक पार्ट कवर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने प्रयास किया कि अब तक जब आप परीक्षा के दिनों में हैं तो आपने पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब आपको क्विक रिवीजन की आवश्यकता है तो ये क्विक रिवीजन के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इनको जरूर देखें। और सभी पार्टों के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या गत साल भी क्विक रिवीजन के वीडियो अपलोड किए थे वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।